स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो 2.0 एपिसोड 32 राघवेंद्र प्रताप सिंह। अकेले ग्रुप का लड़का अकेले जाने की बात कहकर वहां से एक रास्ते पर आगे चलने लगता है। रामसेन लड़के की बात सुनकर उसका मजाक बनाने के लहजे में कहता है, मरेगा या आगे चलकर पक्का मरेगा, अकेले इन रास्तों पर जाना अपनी जान को खतरे में डालने से कम नहीं है और यह बात इसे समझ नहीं आ रही है। रामसेन की बातों को नजरअंदाज करके प्रेम अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिर इस लड़के को अकेले ही क्यों जाना है और यह लड़का है कौन? असल में प्रेम को वह लड़का कोई साधारण और आम इंसान नहीं लग रहा था जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करने आया हो, बल्कि प्रेम को यह एक खास व्यक्ति लग रहा था। प्रेम किसी भी इंसान को देखकर यह बता सकता था कि वह इंसान किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन प्रेम आज इस लड़के को देखकर यह नहीं बता पा रहा था कि वह लड़का आखिर किस तरह का इंसान है। प्रेम उस लड़के के पीछे जाने का फैसला करता है और रामसेन को वहीं पर छोड़कर सुमति देवकला और राम सहाय की तरफ देखकर इशारा करता है। वह लोग तुरंत समझ जाते हैं कि प्रेम के इशारे का क्या मतलब है, इसीलिए वह तीन बिना कुछ कहे रामसेन के ग्रुप के आगे निकलकर उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस तरफ वह लड़का गया था। प्रेम को और उसके ग्रुप को आगे जाता हुआ देखकर रामसेन जाते हुए प्रेम का हाथ पकड़कर कहता है, प्रेमलता, तुम उसे लड़के के पीछे क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें देव आध्यात्मिक गुफा तक ले चलता हूँ, बस हमें सही रास्ता ढूंढने की देर है। रामसेन के हाथ पकड़ने पर प्रेम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, उस लड़के ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इसीलिए मैं और मेरा ग्रुप उसे सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम दूसरे रास्ते जाकर उस देव आध्यात्मिक गुफा को ढूंढो, तब तक हम लोग उस लड़के को सबक सिखाकर वापस आ जाएंगे। प्रेमलता के मुंह से अपने अपमान के बदले की बात सुनकर रामसेन खुश हो जाता है और उसका हाथ थपथपाते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तुम सच में एक अच्छी औरत हो जाओ और अपना काम पूरा करो, तब तक मैं और मेरे लोग उस देव आध्यात्मिक गुफा को ढूंढते हैं। रामसेन से बात करके प्रेम अपने ग्रुप को लेकर उस लड़के के पीछे चला जाता है और रामसेन का ग्रुप एक दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। रामसेन अपने दो साथियों के साथ एक दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था, तभी रामसेन के साथ चल रहा है एक लड़का थोड़ी नाराजगी से कहता है, भाई आप बेकार में इस तरफ आ गए हैं, हमें लड़कियों के साथ उसी तरफ चलना चाहिए था। जिस पर दूसरा भी लड़का कहता है, हाँ भाई छोटे बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ देव आध्यात्मिक गुफा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। छोटे और बड़े की बात सुनकर रामसेन आगे कभी ना खत्म होने वाले रास्ते को देखते हुए कहता है, तुम दोनों पागल हो, प्रेमलता मेरे अपमान का बदला लेने के लिए उस तरफ गई है, कुछ ही देर में वह वापस आ जाएगी। अपने बड़े भाई की बात सुनकर छोटे और बड़े दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो वह रामसेन के ऊपर हंस रहे हो। तीनों लोग आगे चल ही रहे होते हैं कि तभी एक दिल को दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रामसेन अविश्वास से कहता है, कहीं यह दिव्य शेर तो नहीं है? जिस पर छोटे डरते हुए कहता है, भाई आपको आवाज से पता नहीं चल रहा है कि यह दिव्य शेर ही है। रामसेन बिना समय गवाए वहां से पीछे मुड़ते हुए कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो। लेकिन शायद आज रामसेन और छोटे बड़े की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह लोग जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं उनको अपने सामने एक विशाल काय सफेद शेर दिखाई देता है जो उन्हें गुस्से से घूरे जा रहा था। रामसेन समझ गया था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वह छोटे बड़े की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे बड़े अब हम लोगों के भागने का कोई फायदा नहीं है, अपने अपने हथियार निकालो, हम इससे लड़ेंगे। रामसेन की बात सुनकर बड़े डरते हुए शेर को देखते हुए कहता है, भाई आपने अपने भंडारण अंगूठी में हथियार रखे हैं, हम कहां से हथियार निकाले? बड़े की बात सुनकर रामसेन अपन भंडारण अंगूठी से हथियार निकालने के लिए अपनी भंडारण अंगूठी की तरफ देखता है, लेकिन अपने हाथ की खाली उंगलियों को देखकर रामसेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि रामसेन की भंडारण अंगूठी अब उसके पास नहीं थी। असल में जब दूसरी बार प्रेम ने रामसेन के हाथ को पकड़ा था तब उसने रामसेन की भंडारण अंगूठी चोरी कर ली थी, जिसके बारे में रामसेन को कुछ नहीं पता था। रामसेन को खड़ा देखकर छोटे डर और गुस्से के साथ रामसेन से कहता है, भाई आप हमारे मरने के बाद हथियार निकालेंगे, जल्दी करिए। छोटे की बात सुनकर रामसेन डर का घूंट पीते हुए कहता है,
मेरे प्यारे भाइयों, अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। रामसेन की पूरी बात सुने बड़े खुश होते हुए कहता है, भाई क्या आपने दिव्य शेर से निपटने का तरीका सोच लिया है? बड़े की बात सुनकर रामसेन अपने सामने खड़े शेर को, जिसके मुंह में पानी आ रहा था, उसे देखते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी भंडारण अंगूठी कहीं गिर गई है और अब हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। इतना कहकर रामसेन बिना छोटे बड़े का इंतजार करे वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ प्रेम का ग्रुप लड़के के पीछे पीछे चल रहा था। लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे प्रेम का ग्रुप आ रहा है। वह अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जा रहा था। देवकला सुमति के कान में धीरे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह लड़का हमें उसे देव आध्यात्मिक गुफा तक ले जा पाएगा? देवकला की बात सुनकर सुमति अपने कंधे ऊपर उठाते हुए कहती है, मुझे क्या पता, मैं खुद कभी यहाँ नहीं आई हूँ, तो कैसे बता सकती हूँ कि यह लड़का हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है या नहीं। देवकला और सुमति से अलग प्रेम अपने हाथ में रामसेन की भंडारण अंगूठी को देख रहा था। प्रेम को जब इस बात का अंदाजा लग गया था कि रामसेन को उसे देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसने उसके हाथ से भंडारण अंगूठी निकली थी। प्रेम भंडारण अंगूठी को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लेता है और आगे चलता रहता है। कुछ देर चलने के बाद लड़का बीच रास्ते में रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। लड़के को रुकता देखकर प्रेम और उसके साथ चल रहे सभी लोग लड़के से कुछ ही दूर रुक जाते हैं। उन लोगों को दिखाई दे रहा था कि आगे दो रास्ते जा रहे थे, दो विपरीत दिशाओं की तरफ। लड़का सही रास्ता खोजने के लिए अपने चारों तरफ देखा है, तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़े प्रेम के ग्रुप पर जाती है, जिसे वहां देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है। लड़का हैरानी भरी आवाज में कहता है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हो? वापस चले जाओ, मैंने कहा है कि मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। लड़के की बात सुनकर प्रेम अपने कदम लड़के की तरफ बढ़ा देता है और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देव आध्यात्मिक गुफा के रास्ते पर कई खतरे हैं और तुम अकेले हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम भले ही कितने भी ताकतवर हो, लेकिन तुम अकेले उन खतरों से नहीं लड़ पाओगे। प्रेम सही कह रहा था। लड़का भी जानता था जो भी यहाँ पर देव आध्यात्मिक गुफा की को ढूंढने के लिए आया था वह आज तक वापस नहीं गया था। लड़का कुछ देर प्रेम की बात को सोता है, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे चालाकी करने की कोशिश मत करना और ना ही मेरी चीजों को छीनने की कोशिश करना। लड़के की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। प्रेम सच में लड़के से केवल सहायता मांग रहा था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वह लड़के से कोई भी चीज चोरी करे, लेकिन प्रेम को क्या पता था कि राम सहाय के मन में क्या चल रहा है। लड़के की बात सुनकर राम सहाय अपने मन में हंसते हुए कहता है, कितना भोला है यह लड़का जो खुद चोर को चोरी ना करने के लिए कह रहा है। बस एक बार मेरे राजकुमार को तुम्हारे पास कोई कीमती चीज दिख जाए, फिर देखता हूँ कि तुम उसे चीज को मेरे राजकुमार से कैसे बचाओगे। राम सहाय के मन में चल रही बातों से अनजान प्रेम और वह लड़का दोनों संधि कर लेते हैं। प्रेम अपने सामने दो रास्तों को देखकर लड़के से पूछता है, अब हम आगे क्या करें? आगे तो दो रास्ते हैं। जिस पर लड़का कहता है, हाँ, लेकिन इन दो रास्तों से हमें सही रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि हमारी एक गलती हमारी जान ले सकती है। प्रेम इस वक्त प्रेमलता के रूप में था, इसीलिए लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी है लड़की असलियत में एक लड़का है। प्रेम अपने सामने खड़े लड़के को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम के पूछने पर लड़का प्रेम को एक लड़की समझकर अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम को दोहराते हुए प्रेम अपने मन में सोचता है, जहाँ तक मुझे पता है प्रताप केवल महाराज के वंश के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। संजय प्रताप सिंह, तेजस प्रताप सिंह और महाराज खुद कुशांत प्रताप सिंह है, और मेरे शरीर के मालिक का नाम भी प्रेम प्रताप सिंह था, तो कहीं यह राघवेंद्र महाराज के वंश से ही तो नहीं है। ऐसा सोचते हुए प्रेम राघवेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा पूरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है प्रताप सिंह केवल महाराज के वंशज ही लगते हैं और महाराज के केवल 3 पुत्र हैं, जिनको पूरा राज्य जानता है। लेकिन तुम कौन से वंश से हो जिसमें प्रताप सिंह लगाया जाता है?
प्रेम की बात सुनकर राघवेंद्र की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह प्रेम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मेरे सामने उसे महाराज का नाम भी मत लेना, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहीं पर छोड़ कर चला जाऊंगा। वह महाराज कहलाने के लायक नहीं है। इतना कहकर राघवेंद्र अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है। राघवेंद्र का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर प्रेम और उसके पीछे खड़े देवकला, सुमति की और राम सहाय तीनों हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि सामने खड़ा लड़का बहुत सीधा साधा और सरल होगा, लेकिन उसका भी एक दर्दनाक अतीत था जिसके बारे में शायद उस लड़के के अलावा किसी को नहीं पता था। राम सहाय बात को संभालते हुए राघवेंद्र के पास जाकर कहता है, ठीक है, मैं आपसे अभी की गई बातों के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब हमें आगे चलना चाहिए क्योंकि कुछ देर में रात होने वाली है और इस जगह पर रुकना सही नहीं है। राम सहाय की बात सुनकर राघवेंद्र को भी ख्याल आता है कि हाँ, सच में कुछ देर में रात हो जाएगी, इसीलिए वह कुछ सोचते हुए कहता है, मैं अपने बचपन में जब यहाँ पर आया था तो जो सही रास्ता था उस पर एक नदी थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि वह नदी किस रास्ते पर है। अगर हमें एक बार सही से पता चल जाए कि वह नदी किधर है तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। राघवेंद्र की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वह लोग नदी का पता कैसे लगाए। कुछ सोचते हुए प्रेम रास्ते में आगे बढ़ता है और दोनों रास्तों के बीच में खड़ा हो जाता है। नीचे बैठकर रास्ते को बड़े ध्यान से देखता है। जब प्रेम दोनों रास्तों को अच्छी तरह से देख लेता है तो वह वापस खड़ा होता है और वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ पर राघवेंद्र खड़ा था। प्रेम को वापस आता हुआ देखकर राघवेंद्र प्रेम से पूछता है, प्रेमलता जी, आपको क्या कुछ मिला जिससे हमें नदी के बारे में कुछ पता लगे? राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम दाएं तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वह नदी हमारे दाएं तरफ है। प्रेम की बात सुनकर राघवेंद्र ना समझने वाले भाव से पूछता है, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि नदी दाएं तरफ है? जिस पर प्रेम समझाते हुए कहता है, जिस रास्ते से हम आए हैं और बाएं तरफ का रास्ता, वहां से सभी जानवरों के पैरों के निशान दाएं तरफ के रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि यहाँ के जानवर उस नदी से पानी पीने के लिए अक्सर जाया करते हैं। प्रेम की बात सुनकर सभी को प्रेम की बात सही लगती है। बिना पानी के कोई भी जानवर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है और देख के यह साफ पता चल रहा था कि जानवर यहाँ से अक्सर गुजरते हैं। राघवेंद्र दाएं तरफ के रास्ते पर एक बार अपनी नजर डालता है, फिर सभी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, हमें जल्द से जल्द उस नदी को पार करके आगे जाना होगा, नहीं तो रात में हमारे ऊपर खतरनाक जानवरों का हमला भी हो सकता है। राघवेंद्र की बात सुनकर सभी लोग दाएं तरफ के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। उन लोगों ने अभी कुछ ही कम लिए थे कि उन्हें पीछे से एक तेज दिल को दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है। सभी लोग चौंक कर पीछे की तरफ देखते हैं जहां से आवाज आ रही थी। सभी को दिखाई देता है कि 3 लोग बहुत तेजी से उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद उन सभी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ जो 3 लोग आ रहे थे उनके पीछे एक सफेद रंग का विशालकाय शेर भाग रहा था, जो देखने में काफी भूखा था। प्रेम अपने लहंगे को ऊपर उठाते हुए कहता है, यह क्या बला है? अभी तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत नहीं हुई है और मुसीबतें मुझे ढूंढने भी लगी है। इतना कहकर प्रेम बिना किसी का इंतजार करे सबसे पहले दाएं तरफ भागने लगता है। प्रेम की देखा देखी बाकी सभी भी बताएं दिशा की तरफ भागने लगते हैं। टू बी कंटिन्यू।